नमस्कार, जय हिंद। 75वां स्वतंत्र दिवस और बहुत ही बेहतरीन तरह हम लोग ने मनाया। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ दहीसर, वहाँ पे एक स्वतंत्र सेनानी रहते हैं जिनका नाम है गौर हरिदास। उन्होंने अपनी जर्नी बहुत बेहतरीन तरह से की है और आज 32 साल के बाद उन्हें उनका ताम्रपत्र मिला था। उनके ऊपर एक फिल्म भी आई है, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी ने इस 15 अगस्त को उन्हें बुलाया और सम्मानित किया। लेकिन मेरी एक खोज ने, मेरे कैमरे के लेंस ने उन्हें ढूंढ लिया और आज मैं उनके साथ में एक 1-to-1 यानी कि एक मुलाकात कर रहा हूँ। स्वातंत्र सेनानी माननीय गौर हरिदास जी आज हमारे आनंद नगर में हमारे साथ में है। पर आकर आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्वतंत्र सेना जी का हम सत्कार करें। हमारे जो ढाण पालघर के स्वतंत्र सैनिक सेनानी जो संकेत साहब, उनके जो सुपुत्र है आदरणीय संकेत जी, वो भी पुष्प गुच्छ देंगे। और हमारे सोशल मीडिया और हमारे यहाँ की ज्येष्ठ जनसेविका माननीय भार्गवी ईरानी जी, सबसे पहला उनको, हमारे स्वतंत्र सेना जी को हम सबसे पहला हमारा शाल उनको देंगे, उनका आयुष्य। और हमारे स्वतंत्र सेनानी सुपुत्र संकेत जी और हेमंत ठक्कर जी, आज हम सब जन उनको, हमारे स्वतंत्र सेनानी जी गौर हरिदास जी के साथ आज मिलकर खुशी हुई। आपका जर्नी, जो आपकी जो आज़ादी की जो लड़ाई है, लड़ाई के बारे में आप कुछ बताइए कि आपने देश की आज़ादी के लिए कैसी आपकी सफर है। बता सकता हूँ, पर उतना वक्त नहीं है। इस बारे में एक पिक्चर निकला है गौर हरिदास्तान करके, अनंत महादेव ने, जिसका डायरेक्शन में उन्होंने बनाया है। 2 घंटे का पिक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ दिया गया है। फिर भी मेरे संतुष्ट नहीं है, लेकिन मेरे जो लिखा था वो लिखा पूरी इतनी बड़ी पुथी थी, उसमें से उन्होंने छान करके कुछ ने दिया है। मुख्य अंश जो था उसने दिया है, फिर मैं उसको आपको जो कुछ रह गया है उसके अंदर से मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। गौर हरिदास हूँ, मेरा उम्र 91 ईयर्स की है। मेरे बचपन में 14 साल की उम्र में मैंने पिताजी के साथ अवज्ञा आंदोलन करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध हमने झंडा फहराया और उस दरमियान ब्रिटिश लोगों ने हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हमें 8 महीने की सख्त मजदूरी की सजा हुई। हम लोग गए, जेल में रहे। फिर जेल के अंदर बहुत सारे ऐसा कार्रवाई हुई। वहाँ 2 पार्टी थे, पॉलिटिकल और क्रिमिनल। हम दोनों में कभी कभी संघर्ष होता था। खैर, वो तो जेल का जीवन था। जेल में से हम लोग बेल पे छूटने के बाद हम लोग को ऐसा लगा कि भाई मैं तो पढ़ाई तभी छोड़ दिया था, अभी क्या करें करके हम लोगों ने सोचा कि भाई अभी ये आंदोलन तो बना है पर ये अधूरा है, हमने तो उसको भगा दिया। बाकी हमको क्या करना चाहिए, वो देख रचना तो कबूती है, तो क्या करना चाहिए करके हम लोगों ने एक संगठन किया। उसके अंदर एक सर्वसेवा संघ करके संघ बनाया गया, जिसके अंदर पुराने कार्यकर्ता लोग सब कुछ अपर प्रांत के भी थे, तो मिलजुल करके एक संघ बना करके हम लोगों ने रचनात्मकता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने नक्की किया। तो इस शब्द हम लोगों ने एक ट्रेनिंग सेंटर, नए लड़के लोग आएंगे, नौजवान, उन लोगों को ट्रेन करने के लिए, उनको गांधी जी के विचार से अवगत कराने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया और एक 3 साल कोर्स का एक पाठ्यक्रम बनाया। उसके अंदर सब लड़के लोगों को सारा हिंदुस्तान से बुला करके हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग देने का किया और ट्रेनिंग में भी काफ़ी ठीक रहा। इस बीच में क्या हुआ कि विनोबा जी भागे, जो भूदान के जनक थे, तेलंगाना में उनके कुछ
रिश्तों के साथ अन्याय अत्याचार होने से वो लोगों ने उसका बगावत किया और सरकार के साथ बगावत करके असहयोग किया। तो उसमें विनोबा जी को मालूम पड़ा कि इस प्रकार के अन्याय जो मजदूर लोग इन लोगों के पेट भरते हैं जमींदार लोगों का, उन्हीं लोगों का शोषण होता है और उसके लिए हम लोग को न्याय करना चाहिए करके हम लोगों ने विनोबा जी के नेतृत्व में एक मोर्चा निकाला और सारा तेलंगाना में हम लोगों ने उसका चर्चा ये किया। प्रकाश होने के बाद धीरे धीरे ये चीज़ सफल होते गया। बहुत सारे लोग जमीन वगैरह दान में दिए युवराज जी को। तो विनोबा जी ने बोला कि अब ये खाली तेलंगाना में हम सीमित नहीं रखेंगे तो सारा भारत में इसको फैलाएंगे करके भारत में हम लोगों ने दौरा किया। पीछे सारा भारत हम लोगों ने भी घूमा विनोबा जी के साथ। हम लोग एडवांस पार्टी के हिसाब से जाते थे वहाँ। विनोबा जी आने के पहले हम लोग लोगों को तैयार करते थे कि भूदान में किस तरह जमीन देवें, गरीब लोगों को मदद करें, उनको प्रेरित करते थे। और विनोबा जी आने के बाद उनके हाथ में वो सारा कागजात जो है वो कलेक्टर के सामने दे करके उसका डॉक्यूमेंट्री सिस्टम पूरा किया जाता था। तो उसके बाद क्या हो गया कि भाई धीरे धीरे विनोबा जी भी थक गए, उनका भी उम्र होने लगा और उन्होंने हमको बोला कि भाई देखो तुम लोग अपने अपने जगह जाकर अपने अपने ढंग से अपना काम करो। फिर हम लोग जो विद्यार्थी लोग थे तो अपना अपना जगह छोड़ के गए काम करने के लिए। तो मुझे एक काम सौंपा गया। उस समय जो ग्रामीण सूत काट करके 2 आना 1 आना रोजगार करता था, उस समय के लिए काफ़ी मान कमी था। तो बापूजी ने बोला कि इससे क्या होगा, गरीब का पेट क्या पलेगा और क्या खाएगा, क्या परिवार कैसे संभालेगा। तो उन्होंने बोला नहीं हमको कुछ डेवलप करना चाहिए। तो वो काम मुझे दिया गया कि भाई आप ये जो सूत काटने की जो मशीन है उसको हम डेवलप करो। तो मुझे 2-3 जगह में, यहाँ बॉम्बे में माटुंगा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में मुझे रखा गया, अहमदाबाद में ओटिया करके संस्था है वहाँ रखा गया। ये सारे चीज़ टेस्ट करके उसका रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को सबमिट किया। गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया। फिर सारा भारत में वही चरखा जो सूत काटने की जो मशीन है चालू किया गया, चलाया गया और उससे जो सूत वगैरह निकला वो खादी भंडार में दे करके किया। तो यहाँ हम लोग का जो सीमित काम था वो वहाँ करीब करीब पूरा हुआ। परंतु बापूजी के बाद उनका जो सपना था एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक भारत का निर्माण होना चाहिए, जिसके अंदर न व्यभिचार हो, न शोषण हो, न लुका छिपी हो, सारे चीज़ क्रिस्टल क्लियर जैसे लोगों के सामने आना चाहिए। ये उनका सपना कैसे पूरा होगा। पीछे पॉलिटिकल पार्टी आ गए साथ में। आने के बाद थोड़ा सा संघर्ष हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। फिर हम लोग हिंदुस्तान की तरफ से वकालत करें, कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ से की। होते होते मारामारी हो गया। मेरे नज़र में मैंने नवाखाली का जो दंगा था वो मैं छोटा था, मैं उस समय कलकत्ता में था। खिड़की के ऊपर ऐसा बैठ कर मैं बाहर देखता था कि कैसा क्या होता है। लोग ये मुसलमान लोग बोलना तो नहीं चाहिए, उस समय की बात जो है भाई इतना अत्याचार किए थे। जो राह चलने वाले गर्भवती स्त्री वो चल नहीं पाते थे, लगड़ करके उसके ऊपर उन्होंने शूट किया, मारा। ये सारा चीज़ देख करके बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। फिर ही होना है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। गया वो इस प्रकार बहुत सारे हुआ। हर प्रांत में एक एक कॉन्फ्रेंस किया गया, भाई हमको आगे की प्रोग्राम कैसे चालू करने का है। उसमें हम लोग बहुत सारे नए चीज़ का इंट्रोड्यूस किया। हिंदुस्तान आज़ाद होने के पहले कोई भी इंडस्ट्री नहीं था, गिने। आज तो सुई से लेकर के हवाई जहाज क्या रॉकेट बनता है, क्या क्या बनता है आजकल। और उसके अंदर लेडीज लोगों का तो पार्टिसिपेशन जो है वो तो पूछिए मत, कहिए मत। अब उस समय लेडीज लोगों का कोई भी आवाज़ ही नहीं था। कि हर प्रांत में हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया। तो धीरे धीरे हम लोगों को यहाँ मालूम पड़ा कि भाई और भी जो स्टैंडर्ड तक
पहुंचना था वहाँ तक तो पहुंच नहीं पाए, बाकी उससे काफ़ी नज़दीक आ गए। फिर हम लोगों ने जो इंडस्ट्री उस समय 26 इंडस्ट्री था खादी कमीशन के अंदर, वहाँ 32 इंडस्ट्री का हम लोगों ने नया शुरू किया और इंजीनियरिंग करके एक नया इंडस्ट्री हम लोगों ने डाला उसका। मुझे कुछ चरखा का जो ये करने के लिए दिया गया था, विकास करने के लिए, उस हिसाब से हमको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन में एक टेक्निकल ऑफिसर करके, और मैं उस हिसाब से मैंने काम किया। तो उस दौरान हम लोगों को काफ़ी दूर दौरान तक जाना पड़ता था। लोगों के पास जो मशीनें जाती थी उसका क्या किस प्रकार दुरुस्त होगा, मेंटेनेंस को, ये सारी चीज़ को हम लोगों ने देखा, नज़दीक से देखा और परखा। फिर हम लोगों ने ये काम को हमारे संतोष का संतोषजनक तो न कहें, लेकिन जहाँ तक हमारे काम में हम लोग को संतोष हो वहाँ तक हम लोगों ने काम किया। बाकी का जो काम है हम लोगों ने ये छोड़ा कह करके कि जो आगे की जो जनरेशन है वो हम लोगों के बात को समझे, सोचे और उसको मनन करें, उसको कार्यान्वित करने में मदद करें। उस समय जो बगावत की टाइम था वो तो निकल गया था, बाकी दूसरा टाइम आ गया करप्शन का। उससे इतना देश झकझोर गया कि कहीं भी हम लोग को थोड़ी सी भी गंध मिले कि भाई यहाँ करप्शन है, हम लोग वहाँ पहुँचते थे, लेकिन हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी किया जाता था कि हम लोग भी माफिया लोग थे। वो लोग इतने गंदी तरीके से नीचे तक आ सकते थे, हमको कल्पना नहीं था। तो मेरे कई मित्र ऐसे हैं जिनको जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, क्योंकि वो लोगों ने उनके बेटी आवाज़ किया था कि भाई माफिया लोग नदी में से रेती निकाल करके बेचने का है, या गाय बैल को भैंस को एक देश से लेकर के दूसरे, ये सारा चीज़ उन लोगों का जो काम था उसका हमने विरोध किया और उसके ऊपर हम लोगों की जानलेवा हमला। ठीक ऐसा होने होते होते बहुत सारे दिन निकल गया। फिर मेरी बारी आई, मैं रिटायर्ड हो गया 1989 में। रिटायर्ड होने के बाद मैं चुप बैठ नहीं सकता था। मेरा पिताजी ने मेरे खून में ऐसा रंग भर दिया है, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इसी में मुझे संतोष होता है। तो मैं वो काम, खादी का जो काम था वो छोड़ करके मैं सामाजिक काम में लग गया। देखा क्या करूँ मैं अकेला हो गया हूँ, क्योंकि मेरे विचार से दूसरे लोग सहमत नहीं होते थे, क्योंकि मेरा विचार जो था वो निष्पक्ष था और लोगों को तो वो नहीं चाहिए। मुझे इससे लोगों ने भी ऐसा कहा कि अरे दास बाबू आप तो खुद खाते नहीं हो, हमको खाने देते नहीं हो, ये क्या तरीका है। क्योंकि मेरे भी वहाँ बहुत सारे माने बेइज्जती भी हुआ है, कुछ बहुत सारे कुछ अन्याय हुआ है मेरे साथ, पर मैंने उसको कुछ बर्दाश्त नहीं किया। और इतने होने के बावजूद मेरे पास गांधी जी का आशीर्वाद मुझे मिला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिला है, मोरारजी देसाई के साथ मिला है, मुझे वहाँ भावे जी के साथ मिला है, अबुल कलाम आज़ाद उनके साथ मैंने रहा, मुराद के घर में मैंने 6 महीने उसके मलवर हिल में रहा। इतने होने के बावजूद मैंने कभी उन लोगों का दुरुपयोग नहीं किया। मैंने कभी भी वसीलाबाजी लगा कर, जब मेरा लड़का IIT में OI में एडमिशन के लिए गया, तभी से मेरा ये इतिहास शुरू होता है। ये जो स्वतंत्रता सेनानी की पहचान तभी से शुरू हुआ है। होते होते परेशान हो गया मैं, पर मैं पीछे नहीं हटा। मुझे एक चीज़ था कि मैं हटता था, बाकी पीछे नहीं हटता था, आगे लगा रहता था। करने के बाद पीछे 2008 में मुझे ये सम्मान पत्र मिला, मुझे सम्मान किया गया। और इसके बीच में तो बहुत सारी चीज़ें गायब हुई है, बाकी इतना लंबा थे कहानी मैं नहीं बता सकता हूँ। इस बीच में मेरा एक पिक्चर निकला, जिससे बहुत सारे चीज़ों से फिल्माया गया है। तो उससे भी बहुत सारे लोगों से मुझे टेलीफोन पर मैसेज आता है, कोई लोग मुझे बुलाते हैं, बुला के लेके जाते हैं, यहाँ से आने जाने का फ्लाइट का खर्चा देते हैं। मैं अकेला कहीं नहीं जाता, मेरा छोटा भाई जाता है, वो मेरे साथ जाता है, तो भी उसका भी खर्चा वो लोग बंद करके हमको बुलाते हैं। उनका जो ट्रेनिंग है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, या उनका जो संस्था है,
वहाँ हम लोगों से बुलवाया जाता है, हमारे से कुछ सवाल किया जाता है, आपने कैसे क्या 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 तकलीफें गुजारी, वो हम लोग से भी करते हैं। इतना सारा होने के बाद आज 75वां ये अमृत महोत्सव बना रहे हैं, हमें तो रियली बहुत खुशी होती है कि आज हम लोग ये सपना नहीं था कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, फिर भी संतोष नहीं है। संतोष इसलिए नहीं कि हमारा देश जो जिस तरफ जा रहा है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। अभी उसमें राजनीतिक चाल इसके अंदर इतना घुल मिल गया है, जो आदमी को जो करना चाहिए, पब्लिक के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम प्रयासरत हैं, कार्यरत कर रहे हैं कि भाई कुछ न कुछ करें। मैं आज ये उस उम्र में भी मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अगर कोई ज़रूरत पड़े मैं फ्रंट में आने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये एक झंडा हाथ में लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मुझे इतनी हिम्मत है, आज चल नहीं पाता हूँ वो बात सही है, बाकी मेरी हिम्मत नहीं हारी है। मैं आज यही चाहूँगा कि ये अमृत महोत्सव के मौके पर हम सब मिल करके हमारे देश की तरक्की के लिए एक शोषणहीन और विदाउट करप्शन की देश साबित करें। और दुनिया को, आज तो दुनिया में हमारे नाम आया है, दुनिया में हम लोग का स्थान बहुत सारे ऊंचा है, और भी हम लोग और भी इसको ऊंचा करके हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। यही मेरा आखिरी कामना है। बस मैसेज मेरा क्या मैं बताऊं, कितना बताऊं, एक ही चाहूँगा कि आज जो अधूरा काम हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, वही काम हमारे आने वाले पीढ़ी जो है, नया पीढ़ी, वो लोग उसको पूरा करे, ऐसा मैं मानता हूँ। हम लोग बहुत सारी चीज़ में गलती भी किए हैं और जिसकी सुधारना आवश्यक है, हम लोग सुधार नहीं पाए हैं। फिर भी हम ये चाहेंगे कि भाई हमारे सामने जो नए जनरेशन आएंगे उन लोगों को ये सारा चीज़ लेना चाहिए, हाथ में लेना चाहिए, और जो कुछ गलती हुई है, रही है, उसको सुधार करके नया भारत का नींव डालना चाहिए उन लोगों को। आज जो स्थिति में हम लोग हैं उसे बेहतर स्थिति में ला करके इस भारत को छोड़े, तो ये अमृत महोत्सव का कुछ लाभ दुनिया को मिलेगा, और दुनिया जानेगा कि ये भारत एक सच्ची गणतांत्रिक देश है, जिसके पास इतने सारे तकलीफ होने के बावजूद भी वो लोग हार नहीं माना है। हम अपने मन से, अपने कर्तव्य से, अपने पैसे से, अपने अक्ल से सारे चीज़ को ये लोग आगे बढ़ा करके वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास होना चाहिए, यही मेरे आने वाले पीढ़ी के लोगों से अपील है। जैसे कि अब देखते हैं कि गांधी जी थे, नेहरू जी थे, तो इस भारतवर्ष को अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वो लेवल का है जो अपने देश को आगे और बढ़ा सकता है? नरेंद्र मोदी का तो बात आपने कह दिया, ये तो बड़ी अचंभा की बात है। नरेंद्र मोदी, देखो मैं पहले कांग्रेस में था, मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, फिर बाद में मैंने यहाँ हेमेंद्र मेहता, अब जानते होंगे हेमेंद्र मेहता जी का था, उसके बाद गोपाल शेट्टी आया, गोपाल शेट्टी आकर के यहाँ एक प्रोग्राम था, वहाँ फिर मैं इन लोगों के साथ मिल करके बहुत सारी चीज़ करने का प्रयास किया, पर हम अकेला हो जाते थे। उस समय मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ शिवसेना का बोलबाला था और मैं कांग्रेस का था, इसलिए ये पट नहीं था। धीरे धीरे मेरे जो कांग्रेस का जो रवैया उसे मुझे जचा नहीं, फिर मैंने थोड़ा सा अलग हुआ, ताकि मेरा काम वही रहा जो कांग्रेस में जो रचना तो काम हम करते थे, काम मेरा वही रहा। और धीरे धीरे मैं नरेंद्र मोदी जी से तो ये गोपाल शेट्टी संपर्क में आया, आने के बाद मुझे नरेंद्र मोदी से मेरा मैंने लगा हुआ, विचार का लगा हुआ। मैं देखा लोग तो मुझे कुछ तरह से बात करते थे नरेंद्र मोदी के विरोध में, कुछ मान जो कि कहा नहीं जा सकता है, और मैं उसका परवाह नहीं कर रहा था कि मेरे साथ गोपाल शेट्टी थे। गोपाल शेट्टी ने भी मुझे मेरे ये स्वतंत्र सेनानी का जो सम्मान पत्र मिलने में काफ़ी मदद किया, हुआ नहीं कुछ। फिर ये धीरे धीरे मुझे बीजेपी की तरफ में बहुत आगे बढ़ गया, और मुझे पूरी ताकत से मैं आज बीजेपी का ही समर्थन करता हूँ, उनका काम का समर्थन करता हूँ।
उन्होंने नरेंद्र मोदी ने विगत कुछ वर्षों से जो काम किया, कांग्रेस ने इतना कम नहीं करा। काम किया है तो निहित स्वार्थ के साथ ही उन्होंने किया है, भाई देश के लिए, गरीबों के लिए। आज देखिए गरीब के नाम पर कितना कितना नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम बनाया है, अनगिनत बनाया है। गांव गांव में उसने गैस पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, रास्ता बनवाया। मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या क्या, मुझे याद नहीं इतना, बाकी जो संपूर्ण विकास की तरफ उसका जो गति है वो चीज़ आज अधूरा है, तो पूरा करेगा वो। मोदी के साथ आज जो लोग विरोध कर रहे, आज भी विरोध कर, मैं देखिए मैं राजनीति से नफरत करता हूँ, बाकी जो विरोधी लोग मोदी जी का विरोध करते हैं ना, मुझे बहुत नफरत होता है। आज तो बात ऐसा है, टाइम है कि चाहे नरेंद्र मोदी एक काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उसके साथ मिल करके हमको भी आगे आ जाना चाहिए, तो डबल सपोर्ट मिल जाएगा देश को। ऐसा नहीं होता है, मोदी एक बात करते हैं तो उसका काटना ही एक उनका विरोधी पक्ष का ये है कि कुछ भी बोला तो काटो। ये चीज जो टेंडेंसी है ये भारत के लिए, भारत की संस्कृति के विरोध में है। हम लोग चाहते हैं कि ये सारा चीज निकल करके स्वच्छ भारत का निर्माण हो, और वो मोदी जी से संभव है। हम मानते हैं आज उनके जो भी उनका कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, ना बाल बच्चे कुछ है नहीं, ना घर दर संपत्ति बनाने का कुछ है नहीं उनका हिस्सा। दूसरे लोग क्या बनाते हैं, फॉरेन बैंक में जमा कर देते हैं, मालूम नहीं पड़ते। हमारे जो शोषण होता है हम लोग मालूम नहीं पड़ता कि हमारे पैसा हम देते जाता किधर है, विकास के लिए नाम पर होता है, बाकी विकास नहीं होता है, और तो आकाश हो जाता है, वो कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। कितना पैसा हमको खबर मिलता है कि जो फंड सैंक्शन होते हैं उसका 41% जो है ऐसे ही चला जाता है, इसको देना है, उसको देना है, उसको देना है, ये हिसाब कर। बाकी जो 59% जो होता है ना, जो कुछ वो विकास के काम में आता है, उसमें पीछे क्या घटिया क्वालिटी के चीज वापरा जाता है, तो उसमें से भी पैसा लोग मारते। माने विभिन्न का बोलबाला इतना गहरा गया है, और मोदी जी को इतना जल्दी इसका निपटारा नहीं मिलेगा, समय लगेगा, बाकी होगा।